क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में जो बल्ब जल रहा है या गिलास में जो पानी है, आपकी थाली का अनाज, इन सब का एक बहुत बड़े शांत खड़े स्ट्रक्चर से क्या लेना देना हो सकता है। आज हम भारत के उन्हीं जीवन रेखाओं की गहराई में उतरने वाले हैं। तो आज हम भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण बांधों मतलब डैम्स और उनसे जुड़ी परियोजनाओं की पड़ताल करेंगे। ये सिर्फ कंक्रीट की दीवारें नहीं हैं, ये वो कहानियां हैं जिन्होंने आजाद भारत की तकदीर लिखी। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। बिल्कुल। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये डैम्स होते क्या हैं, कितने तरह के होते हैं, भारत के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन से हैं और हमारी आपकी जिंदगी पर इनका असल में क्या असर पड़ता है। तो सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। जब हम बांध या डैम कहते हैं तो दिमाग में एक नदी पर बनी बड़ी सी दीवार की तस्वीर आती है। क्या ये परिभाषा पूरी है? ये एक अच्छी शुरुआत है, पर कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। देखिए, परिभाषा के हिसाब से बांध एक अवरोध है, एक बैरियर जो पानी के बहाव को रोकता है या धीमा करता है। पर इसका असली काम सिर्फ पानी रोकना नहीं, बल्कि जल संसाधन का प्रबंधन करना है। अच्छा। इसके पीछे जो पानी का विशाल भंडार जमा होता है उसे हम जलाशय या रिजर्वायर कहते हैं। आप इसे एक तरह की कृत्रिम झील समझ सकती हैं। तो मतलब ये सिर्फ एक दीवार नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम है, जैसा कि इस तस्वीर में भी दिख रहा है। एक तरफ विशाल जलाशय, बीच में बांध की दीवार, पानी छोड़ने के लिए गेट्स और शायद बिजली बनाने के लिए टर्बाइन्स भी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सारे हिस्से मिलकर काम करते हैं। स्लूज गेट से पानी की मात्रा को कंट्रोल किया जाता है और टरबाइन वो उस गिरते हुए पानी की ताकत को बिजली में बदल देती हैं। तो ये एक इंजीनियरिंग का कमाल है, जहां प्रकृति की शक्ति को नियंत्रित करके इंसानी जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ठीक है, हमें इन निशान संरचनाओं की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब सिंचाई तो समझ आता है, हमें कृषि प्रधान देश है, लेकिन इन बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहने के पीछे क्या सिर्फ खेती ही एक वजह थी या कोई और बड़ा विजन भी था? बहुत अच्छा सवाल है। सिंचाई इसकी सबसे बड़ी वजह थी, इसमें कोई शक नहीं है। मानसून पर हमारी निर्भरता एक बड़ी कमजोरी थी, है ना। बांधों ने नहरों के जरिए खेतों तक साल भर पानी पहुंचाकर इस तस्वीर को बिल्कुल बदल दिया। लेकिन इसके पीछे एक और बड़ा सपना था, औद्योगिक विकास का। आप बिजली की बात कर रहे हैं? जी, जल विद्युत या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी देश को तरक्की करने के लिए ऊर्जा चाहिए और बांधों ने हमें साफ सुथरी और सस्ती बिजली का एक बहुत बड़ा स्रोत दिया। इसके अलावा दो और बड़े कारण हैं। एक, बाढ़ पर नियंत्रण। हाँ, मैंने सुना है कई नदियों को शोख कहा जाता था। बिल्कुल, जैसे ओडिशा में महानदी या बंगाल में दामोदर, वो हर साल तबाही लाती थी। बांधों ने उनके अतिरिक्त पानी को रोककर निचले इलाकों को बचाया। और चौथा उपयोग तो शायद सबसे सीधा है, पीने का पानी। एकदम। बड़े शहरों और उद्योगों को पानी की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करना भी इनका एक बहुत अहम काम है। तो ये असल में बहुउद्देशीय परियोजना है, मतलब एक प्रोजेक्ट और फायदे अनेक। यह एक बात मेरे मन में आ रही है, क्या सारे बांध एक जैसे ही बनते हैं या जगह और जरूरत के हिसाब से इनकी बनावट में भी कोई फर्क होता है? नहीं, ये बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। बनावट और इस्तेमाल हुई सामग्री के आधार पर इनके कई प्रकार हैं। सबसे आम है गुरुत्व बांध, या जिसे ग्रेविटी डैम कहते हैं। ग्रेविटी डैम? हाँ, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये कंक्रीट या पत्थर से बने इतने विशाल और भारी होते हैं कि ये सिर्फ अपने वजन के दम पर ही पानी के जबरदस्त दबाव को रोक लेते हैं। भाखड़ा बांध इसका सबसे शानदार उदाहरण है। अच्छा, और फिर आता है मेहराब बांध या आर्च डैम, जो देखने में बिल्कुल अलग और काफी सुंदर लगता है। जी, और उसकी सुंदरता उसकी इंजीनियरिंग में छिपी है। वो एक चाप यानी कर्व के आकार का होता है। उसकी बनावट इतनी कमाल की होती है कि ये पानी के दबाव को अपनी संरचना के जरिए घाटी के चट्टानी दीवारों की ओर धकेल देता है। तो कम मटेरियल में भी ज्यादा मजबूती मिलती है। बिल्कुल। केरल का इडुक्की बांध इसका एक बेहतरीन नमूना है। और तीसरा प्रकार तो इन दोनों से बिल्कुल अलग दिख रहा है, मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ। ये थोड़ा चौंकाने वाला है कि मिट्टी पानी को कैसे रोक सकती है। हाँ, इन्हें रॉकफिल या अर्थफिल डैम कहते हैं। ये मिट्टी और चट्टानों के विशाल ढेर होते हैं, लेकिन इनके बीच में यानी कोर में चिकनी मिट्टी या कंक्रीट की एक जलरोधी परत होती है। यही परत पानी को रिसने से रोकती है। अच्छा। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी एक रॉकफिल बांध ही है। इसे इसलिए ऐसा बनाया गया क्योंकि ये भूकंप वाले क्षेत्र में है और ये संरचना इसे ज्यादा लचीलापन देती है।
तो चलिए अब कुछ खास परियोजनाओं की कहानी जानते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के उस गौरव से जिसे भाखड़ा नांगल परियोजना के नाम से जाना जाता है। भाखड़ा नांगल, हाँ। ये आजाद भारत के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक था। ये सतलुज नदी पर हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर बना है। इसका जो मुख्य भाखड़ा बांध है वो दुनिया के सबसे ऊंचे स्ट्रेट ग्रेविटी डैम्स में से एक है। इसकी विशालता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मैंने पढ़ा है कि जवाहरलाल नेहरू ने इसे देखकर कहा था कि ये किसी चमत्कार जैसा है। बिल्कुल। और इसके पीछे जो गोविंद सागर जलाशय है उसने तो पूरे इलाके की तस्वीर ही बदल दी। तो जो अनाज पंजाब से हमारी थाली तक पहुंचता है उसकी कहानी कहीं न कहीं भाखड़ा के इसी जलाशय से शुरू होती है। हाँ, कह सकते हैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बड़े हिस्से में सिंचाई और बिजली इसी परियोजना की देन है। इसने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाली हरित क्रांति की नींव रखी थी। ऊंचाई की बात चली है तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? 260.5 मीटर है। ये इसे भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में शामिल करता है। और जैसा आपने बताया था ये एक रॉकफिल बांध है। मुझे लगता है कि इसकी कहानी भी सिर्फ इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं होगी। हाँ, क्योंकि जब टिहरी बांध बन रहा था सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं थी, एक भावनात्मक चुनौती भी थी। पुराना टिहरी शहर राजमहल समेत पूरा का पूरा इस जलाशय में समा गया। सच में? जी। आज भी जब पानी का स्तर कम होता है तो पुराने मंदिरों के शिखर दिखाई दे जाते हैं। ये विकास की एक मानवीय कीमत की याद दिलाता है। इसका मुख्य काम दिल्ली और उत्तर प्रदेश को पीने का पानी और बड़े पैमाने पर बिजली देना है। ये तो सच में एक बहुत बड़ी कीमत है। अच्छा, हमने सबसे ऊंचे गुरुत्व बांध और सबसे ऊंचे बांध की बात की, लेकिन मैंने सुना है कि दुनिया का सबसे लंबा बांध भी भारत में ही है। जी हाँ, और ये तथ्य बहुत से लोगों को हैरान कर देता है। ये है ओडिशा में महानदी पर बना हीराकुंड बांध। यहाँ हम सिर्फ मुख्य कंक्रीट स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर बल्कि इसके दोनों तरफ बने मिट्टी के तटबंधों यानी डाइक्स को मिलाकर इसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाती है। 25 किलोमीटर? ये तो यकीन करना मुश्किल है। ये कोई दीवार नहीं, ये तो एक शहर के बराबर की लंबाई हो गई। इसे बनाने के पीछे क्या सोच थी? इसके पीछे की सोच थी शोक को वरदान में बदलना। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता था क्योंकि इसकी बाढ़ हर साल भारी तबाही मचाती थी। हीराकुंड, जो आजादी के बाद भारत की पहली बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में से एक थी, उसका मुख्य लक्ष्य इसी बाढ़ को काबू करना था। साथ ही सिंचाई और बिजली उत्पादन तो था ही। बाढ़ को नियंत्रित करने का ऐसा ही एक विशाल प्रयास हमें पश्चिम भारत में भी देखने को मिलता है ना, जहां एक दूसरी नदी को काबू में करके सूखे का शोक मिटाने की कोशिश की गई। नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध। बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा आपने। सरदार सरोवर बांध गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी पर है। ये एक बहुत ही विशाल और उतना ही विवादास्पद प्रोजेक्ट रहा है। इससे 4 राज्यों को फायदा मिलता है: गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। इसका सबसे बड़ा दावा तो यही था कि ये गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र जैसे सूखाग्रस्त इलाकों और राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों की प्यास बुझाएगा। और इसने काफी हद तक ऐसा किया भी है। नहरों के एक विशाल नेटवर्क के जरिए पानी उन जगहों तक पहुंचाया गया जहां कभी इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन सरदार सरोवर बांध सिर्फ कंक्रीट का स्ट्रक्चर नहीं है, यह भारत के सबसे बड़े सामाजिक आंदोलनों में से एक का प्रतीक भी रहा है। आप नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात कर रहे हैं? जी, मेधा पाटकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन दशकों तक चला, जिसने विकास के इस मॉडल पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। यह दिखाता है कि ये बांध सिर्फ भूगोल ही नहीं, समाज और राजनीति को भी बदलते हैं। अब देश के दक्षिणी हिस्से की ओर रुख करते हैं। दक्षिण भारत में भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण और अनोखी संरचनाएं हैं। हाँ, वहाँ की भौगोलिक बनावट अलग है, तो बांध भी अलग किस्म के हैं। जैसे केरल में पेरियार नदी पर बना इडुक्की बांध। ये भारत का सबसे प्रसिद्ध मेहराब यानी आर्च डैम है, जो 2 विशाल पहाड़ियों कुरवन और खुर्थी के बीच एक तंग घाटी में बना है। इसकी इंजीनियरिंग देखने लायक है। और एक और नाम जो अक्सर सुनने में आता है, नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कृष्णा नदी पर है, उसकी अपनी एक अलग खासियत है। ये दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई यानी मेसनरी बांध है। मेसनरी मतलब इसे पत्थरों को जोड़ जोड़कर बनाया गया है, जो आज के जमाने में एक दुर्लभ तकनीक है। इसके अलावा तमिलनाडु में कावेरी पर मिट्टूर
और कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध भी दक्षिण भारत की कृषि और उद्योग की जीवन रेखाएं हैं। एक परियोजना तो किसी इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं लगती। रेगिस्तान के बीचों बीच एक नदी बहा देना। आप इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात कर रही हैं और उसे राजस्थान की मरुगंगा कहना बिल्कुल सही है। ये वाकई एक असाधारण काम है। इसका स्रोत पंजाब में सतलुज और ब्यास नदियों के संगम पर बना हरी के बैराज है, जहां से ये नहर निकलती है और सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके थार मरुस्थल तक पहुंचती है। जी, ये दुनिया की सबसे लंबी सिंचाई नहरों में से एक है। इसने पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर जैसे जिलों में कृषि और जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। जहां कभी रेत के टीले थे, वहां आज सरसों और कपास के खेत लहलहाते हैं। मध्य भारत की भी कुछ परियोजनाएं हैं जो उतनी ही महत्वपूर्ण है ना? निश्चित रूप से यहां दो का जिक्र करना जरूरी है। पहला, उत्तर प्रदेश में सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर बना रिहंद बांध। इसका जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये आसपास के औद्योगिक क्षेत्र, जिसे भारत का एनर्जी कैपिटल भी कहते हैं, को बिजली और पानी देता है। और दूसरा है महाराष्ट्र की जीवन रेखा। वो है कोयना बांध। ये महाराष्ट्र की बिजली की जरूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका भूमिगत बिजली घर। सुरक्षा कारणों और जगह की कमी के चलते पूरा पावर प्लांट पहाड़ के अंदर बनाया गया है, जो अपने आप में इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। तो इन सभी कहानियों को जोड़कर देखें तो हमारे रोजमर्रा के जीवन पर इन परियोजनाओं का कुल असर क्या पड़ता है? असर बहुत गहरा है। जैसा हमने शुरू में कहा, हरित क्रांति और खाद्य सुरक्षा वो इन्हीं बांधों की देन है। भारत अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने की जगह एक निर्यातक बना। दूसरा, सस्ती और लगातार मिलने वाली बिजली ने उद्योगों को बढ़ावा दिया, जिससे शहरों का विकास हुआ और रोजगार पैदा हुए। और सिर्फ खेती और उद्योग ही नहीं, कुछ और भी फायदे हुए होंगे। बिल्कुल। इन बड़े जलाशयों में मछली पालन एक बड़ा उद्योग बन गया है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। साथ ही कई बांधों के आसपास पर्यटन भी विकसित हुआ है। और अंत में ये दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जैसे करोड़ों की आबादी वाले महानगरों की पानी की प्यास बुझाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन एक मिनट, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या वाकई जमीनी हकीकत इतनी ही सुनहरी थी? क्या उस वक्त किसी ने सवाल नहीं उठाया कि इतनी बड़ी कीमत चुकाकर ये विकास हासिल किया जा रहा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो काफी गंभीर है। सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा है विस्थापन का। बांध बनाने के लिए हजारों एकड़ जमीन चाहिए होती है, जिसे सैकड़ों गांव डूब जाते हैं। लाखों लोगों को, जिनकी कई पीढ़ियां वहां रही होती हैं, अपना घर, जमीन और संस्कृति छोड़कर जाना पड़ता है। उनका पुनर्वास आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और पर्यावरण पर भी इसका गहरा असर पड़ता होगा, जाहिर है। हाँ, नदी एक जीता जागता इकोसिस्टम है। जब आप उसका प्राकृतिक बहाव रोकते हैं तो जलीय जीवन, खासकर मछलियों के जीवन चक्र पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एक और बड़ी समस्या है गाद या सिल्ट का जमा होना। सिल्ट? जी, नदी अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी बहा कर लाती है, वो बांध के पीछे जमा हो जाती है। इससे न सिर्फ जलाशय की क्षमता धीरे धीरे कम होती है, बल्कि नदी के निचले इलाकों को वो उपजाऊ मिट्टी मिलनी बंद हो जाती है। और मैंने भूकंप के खतरे के बारे में भी सुना है। क्या ये सच है कि बड़े बांध भूकंप ला सकते हैं? ये एक जटिल विषय है, जिसे जलाशय प्रेरित भूकंपीयता या रिजर्वायर इंड्यूस्ड साइस्मिसिटी कहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जलाशय में जमा अरबों लीटर पानी के भार से जमीन के नीचे की टेक्टोनिक प्लेटों पर दबाव पड़ता है, जो छोटे छोटे भूकंपों को ट्रिगर कर सकता है। खासकर हिमालय जैसे संवेदनशील इलाकों में ये एक गंभीर चिंता का विषय है। तो इतनी सारी चुनौतियों को देखते हुए भविष्य की दिशा क्या है? क्या हम अब भी इसी तरह के विशाल बांध बना रहे हैं या हमारा नजरिया बदल रहा है? नजरिया निश्चित रूप से बदल रहा है। भविष्य सतत विकास और बेहतर तकनीक का है। अब जोर एक बहुउद्देश्य दृष्टिकोण पर है, जहां बांध सिर्फ बिजली या सिंचाई के लिए नहीं, बल्कि बाढ़ नियंत्रण, पेयजल और पर्यटन का एक मिला-जुला पैकेज होते हैं। तकनीक इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रही है। जैसे कि फ्लोटिंग सोलर पैनल्स, जिनके बारे में आजकल काफी चर्चा हो रही है। ये एक बेहतरीन इनोवेशन है। जलाशयों की सतह पर सोलर पैनल लगाने से दोहरा फायदा है। एक तो आपको जमीन नहीं खरीदनी पड़ती, और दूसरा, पानी की सतह ढकने से करोड़ों लीटर पानी भाप बनकर उड़ने से बच जाता है। सोचिए, भारत के सिर्फ 1% जलाशयों की सतह पर सोलर पैनल लगाने से 15 गीगावाट बिजली बन सकती है।
ये कई छोटे देशों की कुल क्षमता से ज्यादा है। यानी अब बड़े बांधों के साथ साथ छोटे और स्थानीय समाधानों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल। अब ये माना जा रहा है कि सिर्फ बड़े बांध ही हर समस्या का हल नहीं है। वर्षा जल संचयन, छोटे छोटे चेक डैम बनाना और स्थानीय स्तर पर पानी का प्रबंधन करना, इन सबको बड़े बांधों का पूरक बनाया जा रहा है ताकि एक संतुलित और टिकाऊ प्रणाली विकसित हो सके। साथ ही अब नए बांधों के डिजाइन में फिश लैडर जैसी संरचनाएं बनाई जा रही हैं ताकि मछलियां बांध के आर पार जा सकें, और गाद निकालने की तकनीक पर भी काम हो रहा है। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर क्यों कहा गया था। उन्होंने निसंदेह देश की प्रगति की नींव रखी। हमारे गिलास का पानी और थाली का अनाज उन्हीं की देन है। वे हमारी ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए आज भी जरूरी हैं। लेकिन अब हम ये भी समझ चुके हैं कि इन मंदिरों को बनाने में बड़ी कुर्बानियां भी दी गई हैं। भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती विकास की जरूरतों और पर्यावरण के संरक्षण के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की ही है। एक जागरूक नागरिक के तौर पर इन विशाल संरचनाओं के फायदों और उनकी कीमत दोनों को समझना बहुत जरूरी है। और विचार करने के लिए एक अंतिम सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हमारी आबादी और ज़रूरतें बढ़ रही हैं, क्या हम सिर्फ बड़ी परियोजनाओं पर निर्भर रह सकते हैं, या हमें पानी और ऊर्जा के लिए प्रकृति के साथ मिलकर काम करने वाले छोटे विकेंद्रीकृत समाधानों की ओर ज्यादा ध्यान देना होगा?